मंजिल मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें, हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो चलते हैं आज के इस नई लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको आज उसी सीरीज को, फिजिक्स के उसी सीरीज को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। आशा करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास को देख लिए होंगे। मेरे ख्याल से शायद पीछे का क्लास जो मैंने रिकॉर्ड किया था कल, वो अब तक अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से आपको वो क्लास अभी शायद यूट्यूब पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो मैंने पिछले क्लास में समतल दर्पण के गुणधर्मों के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद के क्लास में मैं समतल दर्पण के उपयोग के बारे में चर्चा किया था कि समतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। ठीक है, आशा करता है कि आप लोग उन सभी चीज़ों को ज़रूर पढ़ रहे होंगे ध्यान से। तो पिछले क्लास में मैंने एक बहुदर्शी और परिदर्शी के बारे में बताया था, और उसी वक्त क्या हुआ था, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के कारण वीडियो वहीं पे बंद हो गया था। तब मैंने दूसरे मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उस मोबाइल का थोड़ा क्वालिटी लो था, इसलिए आपको वो वीडियो शायद मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। और वॉइस भी थोड़ा उसका देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा देर का वो लास्ट का वीडियो नहीं है, कम ही समय का वीडियो है, जिसमें मैंने सिर्फ परिदर्शी के बारे में ही बताया था और उसके बाद क्लास एंड कर दिया था। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और मैं परिदर्शी के बारे में बता दिया था कि परिदर्शी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, और उसमें दो समतल दर्पण लगे होते हैं, और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के क्या समांतर जुड़े होते हैं। ठीक है, समांतर मतलब एक दूसरे के ऐसे बराबर में। ठीक है, आज मैं कैलिडोस्कोप के बारे में बताऊंगा, जिसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो मैं समतल दर्पण का उपयोग के बारे में बता रहा था। तो समतल दर्पण के उपयोग के बारे में कैलिडोस्कोप यानी बहुदर्शी और पेरिस्कोप यानी परिदर्शी के बारे में मैंने चर्चा किया था, जिसमें बताया था कि पेरिस्कोप या परिदर्शी का उपयोग होता है कहाँ पे, पनडुब्बियों में होता है। पनडुब्बियों में क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि पनडुब्बी समुद्र के नीचे से गुजरता है, समुद्र तल के नीचे से पानी से होके गुजरता है, वह छुपा हुआ रहता है पानी के अंदर। लेकिन क्या होता है कि उसको अपने ऊपर के वातावरण यानी समुद्र तल के ऊपर के वातावरण को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, और वह युक्ति का नाम ही है क्या, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में प्रकाश का परावर्तन होता है, और उसी के माध्यम से वो अपने पनडुब्बी में रहते हुए समुद्र तल के ऊपर के वातावरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और मैंने कैलिडोस्कोप के बारे में भी चर्चा किया था। तो कैलिडोस्कोप के बारे में आप लोग देख लीजिए। कैलिडोस्कोप प्रकाश के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को मैंने पेरिस्कोप के बारे में बताया था कि पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत में कार्य करता है। पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत में कार्य करता है, उसमें प्रकाश का बहुल परावर्तन नहीं होता है। बहुल परावर्तन करने का मतलब है कि प्रकाश का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये समतल दर्पण हो गया, तो यहाँ से ये परावर्तन हो गया, ये प्रकाश का क्या हो गया, प्रकाश का एकल परावर्तन हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ फिर से हम यहाँ पे कोई दर्पण लगा दें, और फिर इसको यहाँ से हम ऐसे करके परावर्तित कर दें, फिर यहाँ पे एक हम दर्पण लगा दें, फिर यहाँ से ऐसे इसको परावर्तित कर दें, ये क्या हो गया, प्रकाश का बहुल परावर्तन हो गया। परावर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत बार हो रहा है। कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, दो से अधिक बार जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको हम प्रकाश का क्या कहते हैं, बहुल परावर्तन कर। दो या दो से अधिक बार यदि किरणों का, एक ही किरणों का जब परावर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का बहुल परावर्तन करते हैं। तो ये जो कैलिडोस्कोप है यानी बहुदर्शी है, ये प्रकाश के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये आपके एग्जाम में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पेरिस्कोप हो सकता है सब्जेक्टिव में, दोनों में पूछा जाए, लेकिन ये आपके कैलिडोस्कोप ये केवल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ही याद रखिएगा। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप प्रकाश के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है। कैसा यंत्र है? तो प्रकाशिकी यंत्र है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए यह एक प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र है, जिसमें कुल 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। मैंने आपको पेरिस्कोप में बताया था कि उसमें 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं, यानी 0 डिग्री पर लगे। एक दूसरे के समांतर कहने का मतलब है कि 0 डिग्री पर होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि समतल दर्पण, कुल 3 समतल दर्पण का उपयोग होता है बहुदर्शी में, जिसमें तीनों समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोग पढ़ लिए, लिख लिए होंगे, या नहीं तो अभी लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब मैं आगे आपको दर्पण के अगले नए दर्पण के बारे में मैं चर्चा करूंगा। समतल दर्पण का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। समतल दर्पण से कुछ 2-4 को परिभाषा होगा जो मैं आपको आगे बता दूंगा। परिभाषा क्या, वो फैक्ट टाइप का परिभाषा है, ठीक है। वो चीज़ें आपको दर्पण का जब मैं फोकस दूरी यार बताऊंगा तो उस वक्त आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का क्लास सभी कवर कर ही लिए होंगे और आगे का क्लास ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही मैं आपको नित्य प्रतिदिन नए नए टॉपिक के साथ आता रहूँगा। ये बात हाँ रहता है कि आप लोग का हाँ मेरा क्लास थोड़ा रेगुलर नहीं होता है। कुछ बच्चों का है जो कमेंट करते हैं कि आपका क्लास का टाइमिंग थोड़ा सही नहीं हो पा रहा है। तो बात सही है, मैं अभी थोड़ा बिजी कुछ चल रहा हूँ, इस कारण बस आपको सही टाइम पे क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग को रोज़ की रोज़ क्लास मिल जाए। लेकिन कुछ व्यक्तिगत रीज़न और कुछ बाहरी रीज़न की वजह से मैं आपको क्लास कभी कभी नहीं दे पाता हूं। तो आगे से आपको क्लास बिल्कुल टाइमली मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लोग हताश निराश ना हो। बिल्कुल विश्वास किए हैं तो विश्वास बनाए रखना हमारा काम है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले अभी आपको हम गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया था और समतल दर्पण के बारे में मैंने जो भी यथासंभव उसे क्वेश्चन बन पाता मैं सारे क्वेश्चन को अपने थ्योरी के माध्यम से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, अपने थ्योरी के माध्यम से उसे बतलाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोग समतल दर्पण को अच्छे से पढ़ लेंगे और आगे आप लोग नए नए चीज़ों के बारे में और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जिसमें अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मैं सबसे पहले परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको परिभाषा भी लिखा दिया है शायद, और उसके बारे में मैंने कई दफ़ा आपको चर्चा कर दिया है कि मान लीजिए मैं यदि प्रकाश की किरणों को ऐसे यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है, इस बोर्ड से टकरा करके लौट जा रही है, ये उस प्रकाश की किरण के लिए बोर्ड क्या काम किया, परावर्तक सतह का काम किया, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यानी जहाँ से जिस दर्पण में परावर्तक सतह मतलब जहाँ से दर्पण में प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी प्रकाश जहाँ से टकरा करके लौट जाएंगे तो वो दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, मैंने समतल दर्पण के बारे में चर्चा किया था, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को आप लोग सामान्य डेली लाइफ में भी आप लोग उपयोग करते हैं अपना फेस को देखने के लिए, अपना चेहरा को देखने के लिए, अपना मुखरा को देखने के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समतल दर्पण से आप लोग बिल्कुल अवगत हो चुके होंगे। लेकिन गोलीय दर्पण वैसा नहीं होता है, मैं आपको रुकिए बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हालांकि पूर्णतः मुझे गोल कुछ मिला नहीं है, ये बल्ब मिला है, ठीक है, तो इसी से मैं काम चलाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि ये पूर्णतः गोल नहीं है, यहाँ से जो है ये कटा रहता तो पूर्णतः गोल होता है। आप लोग इसको एक गेंद के रूप में, एक बॉल के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। ये मान लीजिए गोलीय सतह है, ठीक है, गोलीय सतह है, ठीक है, इसको मैं ऐसे झाँप लेता हूँ, ये गोलीय सतह है। यहाँ से यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इसके बाहरी सतह से यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परावर्तक सतह कैसा है, देखिए यहाँ पे क्या है, गोल है, परावर्तक सतह क्या है, गोल है, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये सामान्य परिभाषा के रूप में इसे याद कर सकते हैं। अथवा और आप यदि थोड़ा मॉडरेट टाइप में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग या हिस्सा होता है। भाग या हिस्सा बराबर नहीं होता है। आप लोग पर्यायवाची शब्द जरूर नहीं पढ़ते होंगे हिंदी में, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है पर्यायवाची शब्द का टॉपिक, ठीक है। तो एक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान लीजिए किसी दर्पण का परावर्तक सतह गोल कब होगा, किसी दर्पण का परावर्तक सतह गोल कब होगा, जब वो किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ, वो मान लीजिए कोई गेंद है, ये इस गेंद है, इसको हम काट देंगे, कैसा हो जाएगा, वो गोलीय दर्पण का ही भाग होगा, काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, दो टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों टुकड़ा किसका भाग होगा, गोलीय दर्पण का ही, गोलीय सतह का ही भाग होगा। यानी इसको हम गेंद यदि मान ले, इसको ऐसे पकड़ के यदि हम, हालांकि ये बल्ब है लेकिन इसको हम गेंद मान ले ऐसे गोल, इसको काटेंगे तो ये गेंद का ही, एक गोलीय गेंद का ही भाग होगा ना इसका दूसरा टुकड़ा। तो वही यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग या हिस्सा होता है।
जिसके किसी एक सतह पॉलिश किया हुआ रहते हैं, जिसके किसी एक सतह पॉलिश किया हुआ रहता है। मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है, इसको मैं काट दिया बीच से, ऐसे करके इसको काट दिया, ठीक है, काट दिया। तो ऊपर में गेंद का क्या होता है, कुछ गेंद ऐसे होते हैं ऊपर में क्या होता है, उसमें रुई रुई टाइप का लगा हुआ रहता है, तो वो सतह क्या है, रुखरा सतह है, वो पॉलिश किया हुआ नहीं है सतह। लेकिन कुछ गेंद ऐसे होते हैं जिसका, जैसे हार्ड प्लास्टिक हो गया, हार्ड प्लास्टिक का क्या होगा कि आप ऊपरी सतह देखिएगा, प्लास्टिक के गेंद का ऊपरी सतह आपको क्या लगेगा, पॉलिश किया हुआ, यानी चमकीला लगेगा, छछलादार लगेगा, पॉलिश किया हुआ लगेगा। तो क्या होगा, जो सतह पॉलिश किया हुआ लगेगा वही सतह गोलीय दर्पण का भाग कहलाएगा, वही सतह परावर्तक सतह कहलाएगा, ठीक है। जिसके किसी एक सतह पॉलिश किए हुए रहते हैं, ठीक है। तब वो सतह कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी गोल चीज़ें हैं और खोखला है, खोखला मतलब बीच में वो गोल, पूर्णतः गोल नहीं होना चाहिए, गेंद की तरह होना चाहिए, बीच में उसके खाली होना चाहिए, कुछ भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको काट रहे हैं तो मान लीजिए मेरा मन हुआ कभी अंदर से भी हम इसको पॉलिश कर दें और बाहर इसको हम क्या रुखरा बना दें, कभी मन हुआ हम ऊपर से पॉलिश कर दें इसको और अंदर से हम रुखरा बना दें, यानी खुरदरी बना दें, विदाउट पॉलिश वाला सतह अंदर कर दें और पॉलिश वाला सतह बाहर कर दें। तो जिस बगल गोलीय चीज़ के, गोलीय जो भी वस्तु होगा उसके जिस बगल से क्या होगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा, वह सतह पॉलिश सतह कहलाएगा। और उसके विपरीत सतह, यानी जिसको, जिस सतह को हम पॉलिश नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। यदि हम इधर से ऊपर से इसको, ये एक गोल सतह है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये एक गोल सतह है, इसको हम यहाँ ऊपर से ऐसे करके हम यदि इसको पॉलिश कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिश सतह हो जाएगा। लेकिन इसका अंदर के सतह होगा, जब कटा हुआ रहेगा ये, इसका अंदर का सतह कहलाएगा परावर्तक सतह कहलाएगा, ठीक है। और जब हम अंदर से पॉलिश करेंगे तो इसको आकार देंगे, इसका ऊपर का सतह क्या होगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। इसको आप गोल मान लीजिएगा, ठीक है, हालांकि ये पूर्णतः गोल नहीं है, ये बल्ब है, ठीक है, तो इसको आप गोल मान लीजिएगा, इसीलिए मैं ऐसे इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूँ ताकि आप लोग को गोल लगे, ठीक है। तो आशा करता है कि आप लोग गोलीय दर्पण के बारे में समझ गए होंगे। हालांकि इसके बारे में मैं जब इसका प्रकार बताऊँगा तब आपको, इसके लिए मैं एक लाऊंगा, गोल चीज़ें लाने का प्रयास करूँगा। हालांकि इस क्लास में तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मैं उस चीज़ का जुगाड़ नहीं कर पाऊँगा, अगले क्लास में मैं आपको समझा दूँगा, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा उसको। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, अथवा एक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोले क्या होता है, गोले मतलब गोल वस्तु, कोई भी चीज़ गोल गोल होता है तो उसको क्या कहते हैं, गोले बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, लेकिन दर्पण जो होता है हमेशा खोखले गोले का ही भाग होता है, भरा हुआ गोला का भाग नहीं होगा, ठीक है। खोखले गोला का भाग या हिस्सा होता है जिसके किसी सतह पर, जिसके किसी एक सतह पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब दर्पण के प्रकार के बारे में बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार, दर्पण के प्रकार के बारे में मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख लिए होंगे गोलीय दर्पण कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, क्या होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। ये किसका प्रकार है, तो गोलीय दर्पण का प्रकार है, ठीक है। गोलीय दर्पण कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण कुल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम कॉनकैव मिरर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉनकैव मिरर भी कहते हैं, कॉनकैव मिरर इंग्लिश में कहते हैं इसको। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉनकैव मिरर, अवतल कॉनकैव, अवतल कॉनकैव, अवतल दर्पण का मतलब कॉनकैव मिरर, ठीक है। और उत्तल दर्पण का इंग्लिश कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण का एक और प्रचलित नाम है, अवतल दर्पण का एक और प्रचलित नाम है। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण अपसारी दर्पण कहलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उस चीज़ को यहीं पे नोट किया। हालांकि आगे भी मैं इसके बारे में बताता, लेकिन अभी ही आपको लिखा दिया है ताकि आपको एक जगह जब लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इसको उपनाम के रूप में याद कीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण की क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को क्यों कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे आसपास में देखते होंगे, आसपास में कुछ ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जिनके काम के अनुसार उनका नाम रख दिया जाता है, जिनके काम के अनुसार उनका नाम रख दिया जाता है।
कोई काला है या कोई जिनके रंग रूप के अनुसार उसका नाम रख दिया है। कोई काला है तो उसको कलुआ कहा जाता है, कोई गोरा है तो उसको गोरका कहा जाता है, कोई छोटा है तो उसको भुट्टा कहा जाता है या नाटा कहा जाता है, कोई बड़ा है तो उसको लंबू कहा जाता है। क्या है, उसके रंग रूप को देखकर उसके काम के अनुसार क्या कहते हैं, उसका नाम रख देते हैं। उसी प्रकार अवतल दर्पण का काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके गुण के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया अभिसारी दर्पण। अब क्यों रख दिया, अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है, मैं आपको उस मतलब के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में न केवल ऑब्जेक्टिव में ही इसे पूछ लिए जाते हैं, बल्कि ये ऐसे भी इसको लघु उत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। और वहीं आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को मैं आगे आपको जैसे ही अवतल दर्पण के बारे में ऐसे पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट अवतल सही नहीं लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये आपके लघु उत्तरीय में प्रश्न में पूछ लिए गए हैं और पूछ लिए भी जाएंगे आगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं गोलीय दर्पण का दो प्रकार बताया था, एक अवतल दर्पण बताया था और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिसे अभिसारी की दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और उसका उपनाम और प्रचलित नाम क्या है, अपसारी दर्पण है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले उसके अवतल दर्पण की हम परिभाषा को जान लेते हैं, ठीक है। तो जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर, यानी जिस गोलीय दर्पण को हम छूते हैं जब, तो जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ प्रतीत होता है, उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर, यानी मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, यदि उसको हम छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यदि उसका परावर्तक सतह हमको क्या ऐसे समतल नहीं बल्कि धंसा हुआ प्रतीत होता है, धंसा हुआ, तो उस गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, हम उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। आपको ये इमेज दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से शायद आपको पूरा ये इमेज दिख रहा होगा। रुक जाएगी थोड़ा जस्ट, ठीक है। ये आपको इमेज लगभग दिख रहा होगा, ये पूर्णतः गोल नहीं हो पाया, लेकिन इसको आप मान लीजिए कि ये पूरा गोल है। क्या है, ये पूरा गोल है, ठीक है। आप लोग मान लीजिए इसको, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से गोल बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं बता रहा था, जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ प्रतीत होता है, परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ प्रतीत होता है, उस, हाँ, इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ प्रतीत होता है और पॉलिश किया हुआ सतह उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उस गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण करते हैं। अब कैसे होगा दबा या धंसा हुआ, देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, ये कोई गोल है, मान लीजिए आपके पास यदि कोई गेंद होगा तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने बल्ब को लिया था, रुक जाइए थोड़ा। हाँ, मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है, ये क्या है, गेंद है, ये गेंद है, यानी गोल है, ये गोलीय है, खोखले गोला है, ठीक है, अंदर में खाली है, ये पूरा खोखले गोले का एक संरचना है। तो बतलाया जा रहा है, जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ प्रतीत होता है और उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। इस परिभाषा को आप थोड़ा और विस्तृत कीजिएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिस गोलीय दर्पण को स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ प्रतीत होता है और पॉलिश किया हुआ सतह उठा हुआ प्रतीत होता है, उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये गोलीय दर्पण है, ये गोल है, ठीक है, कोई खोखले गोला है। यदि उस खोखले गोले को हम ऊपर से पॉलिश कर दें, ये गेंद है, ये खोखला गोला है, इसको हम ऊपर से पॉलिश कर दें, ठीक है, ऊपर से इसको क्या कर दें, पॉलिश कर दें। पॉलिश यदि ऊपर से हम कर दें तो इसका अंदर का जो सतह होगा ना, अंदर का सतह वह गोलीय दर्पण के, वो किस गोलीय दर्पण का काम करेगा, तो अवतल दर्पण का काम करेगा। अंदर का सतह परावर्तक सतह कहलाएगा और ऊपर का सतह क्या, पॉलिश किया हुआ सतह। यदि इस गोले को, यदि इस खोखले गोले को, यदि इस गेंद को, यदि इस गोल वाले बल्ब के गोल वाले भाग को यदि हम रंग दे, पेंट कर दे, पॉलिश कर दे,
तो क्या होगा, इसका ऊपर के सतह क्या हो जाएगा, ऊपर के सतह हो जाएगा पॉलिश किया हुआ सतह, जो क्या हुआ, उठा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब इसको हम काटेंगे और अंदर का सतह देखेंगे तो अंदर का सतह क्या होगा, धंसा हुआ प्रतीत होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इसको हम काट देंगे, काट दिए, ये रहा हमारा क्या, पॉलिश किया हुआ सतह, और ये रहा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ प्रतीत होता है, ऐसे करके धंसा हुआ, और ये पॉलिश किया हुआ सतह का उठा हुआ प्रतीत होता है। पॉलिश किया हुआ सतह उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हैं, ये रहा एक पॉलिश किया हुआ सतह, इधर हो गया पॉलिश किया हुआ सतह, ये हो गया परावर्तक सतह। पॉलिश किया हुआ सतह उठा हुआ प्रतीत होता है और परावर्तक सतह क्या हुआ, धंसा हुआ प्रतीत होता है। ये कैसा हो गया है दर्पण, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगले लेक्चर में और ज़्यादा आपको क्लियर से हम समझा दूंगा। एक लेते आऊँगा एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वस्तु जो आपको समझाने में सहायक हो। आप लोग वैसे समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगले मैं आपको अवतल दर्पण के गुण के बारे में बताऊंगा। अभी तक आप लोग अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और गोलीय दर्पण में मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा इंट्रो दे दिया है, और इसका गुण मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसा ही वीडियो को कवर करते रहें। वीडियो को कवर करने का मतलब है कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ करके और अपने स्मरण में उस चीज़ को रख लें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ें काम आए। तो चलते हैं, जय हिंद।